हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। अपन नेक्स्ट पीछे वाली क्लास में, कल वाली क्लास में अपन बात कर रहे थे कॉम्पटन प्रभाव की। किसकी बात कर रहे थे? कॉम्पटन प्रभाव की। ठीक है, इसके बारे में अपन ने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था और इसके बारे में कुछ अपन ने थ्योरी पढ़ी थी या फिर समझाया था कि डायग्राम कैसे बनता है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो देखो अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। क्लियर है? आ जाओ। बात कर रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट की। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या बोलता है? क्या बोलता है कॉम्पटन प्रभाव? कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार, ध्यान से सुन लेना, कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो फोटोन कुछ ऊर्जा लेकर प्रकीर्णित एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, क्या करता है? जब फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है या फिर शिथिलबंद इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो वह ऊर्जा, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और फोटोन क्या करता है? फोटोन आपतित होता है। कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर, शिथिलबंद इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और कुछ ऊर्जा लेकर इस दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है। कौन? फोटोन। ठीक है, अब बाकी नीचे बचता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहने का मतलब है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे देता है और फोटोन एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित दिशा में क्या कर जाता है? गति कर जाता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में गति कर जाता है। इस अवस्था में प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य, कौन सी अवस्था में? इस पूरी अवस्था में प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे? कॉम्पटन प्रभाव कहेंगे। कॉम्पटन प्रभाव बोलोगे किसको? प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश ज़्यादा होगी आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा से। इसी को आप क्या कहोगे? कॉम्पटन प्रभाव कहोगे। ठीक है, और लैम्डा डैश और लैम्डा का जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, उसको आप बोलोगे कॉम्पटन विस्थापन। ठीक है, क्या बोलोगे? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को आप कहोगे कॉम्पटन विस्थापन। ये बात तो बोली किसने? कॉम्पटन ने। ठीक है, अब फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल की असफलता क्या होती है? देखो इसके अंदर क्लासिकल क्या बोलता है कि कोई फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है फोटोन। यही मान लो आपतित फोटोन इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ, या फोटोन इलेक्ट्रॉन पर आपतित हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? ऊष्मा अवशोषण कर ली और उसी वहीं पर फोटोन अपनी ही आवृत्ति में कंपन करते हुए, जितनी आवृत्ति का इसने यहाँ पे फोटोन आया था ना, उतनी ही आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य लेकर वो प्रकीर्णित हो जाता है। तो क्लासिकल का कहने का मतलब क्या होता है कि प्रकीर्णित फोटोन और आपतित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। पर प्रयोग क्या बोलता है कि प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य और आपतित ज़्यादा होती है किससे? आपतित तरंग दैर्ध्य से। पर क्लासिकल क्या बोलता है कि इसकी आवृत्ति भी सेम और इसकी आवृत्ति भी सेम, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्लासिकल इसको समझाने में भी, या कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में भी क्या रहा? असफल रहा। क्लियर है? आज बात करते हैं इसके अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलो ये अपना डायग्राम थोड़ा सा रह गया था, देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। आ जाओ। ये मैंने यहाँ पे बोला था रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, तो रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका संवेग क्या होता है? 0। और ई क्या हो जाएगा यहाँ पे? E2 इक्वल m0c²। ठीक है, इसको कर दो भाई इस साइड, आगे बढ़ा दो इसको थोड़ा सा, ये बोल दो इसको एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इसको आप एंगल मान लो फाई और इसको आप एंगल मान लो थीटा। ठीक है, क्या किया? इसको अपन ने माना एंगल फाई और इसको अपन ने माना एंगल थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ये टक्कर से पहले की बात है और ये टक्कर के बाद की बात है।
ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एनर्जी का तो घटक होता नहीं होता है। संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो अपन घटक किसके करेंगे, यहाँ पे इस संवेग के करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन दो भागों में बांट देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांट दो जी, वही आ जाओ, ये लो जी, ए लो जी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये अगर फाई कोण है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस फाई, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो आ जाओ फिर, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अपन किसके घटक निकालेंगे, यहाँ पे P1 के और यहाँ पे P2 के, क्लियर है। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज तल है। तो देखो, अगर क्षैतिज तल निकालोगे तो यहाँ पे इसका घटक क्या हो जाएगा, P1 डैश कोस फाई है, तो P1 डैश कोस फाई, ठीक है। अब इसका घटक क्या हो जाएगा, घटक तो निकालने आते होंगे, थोड़ा बहुत फाइनल में आ गए हो आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, P2 कोस थीटा, निकल गया। अब ये दोनों घटक तो निकाल लिए अपने कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अब अपने पास बच क्या गई, वाई एक्सिस बची, तो चलो वाई एक्सिस के भी अपन निकाल लेते हैं भाई। ये देखो क्या निकालोगे, कॉस 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई, क्या हो जाएगा, साइन फाई, क्लियर है। इधर भी क्या करोगे आप, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। चलो तो फिर इस रेखा के सापेक्ष इसका घटक क्या हो जाएगा, P1 डैश कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस रेखा के सापेक्ष इसका घटक क्या हो जाएगा, P2 डैश कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको आप क्या बोल दोगे, P2 डैश, ओके, और इसको आप क्या बोल दोगे, P1 डैश। क्लियर है यहाँ तक, चलो जी क्लियर है तो आ जाओ, ठीक। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये P1 डैश और P2 डैश, तो इस साइड तो अपन ने किया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये अपनी कौन सी डायरेक्शन आ गई, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों के अपन ने क्या कर लिया, घटक निकाले। घटक कैसे निकाले देख लो एक बार फिर से। इस रेखा का, कौन सी रेखा का, आपतित जो प्रकीर्ण जो फोटोन है उस रेखा का इस एक्स एक्सिस के सापेक्ष घटक क्या हो जाएगा, P1 डैश फाई एंगल है तो फाई, और घटक आपको पता है कोस में निकालते थे, ये क्या हो जाएगा, P1 डैश कोस फाई, क्लियर है। ऐसे ही अपन यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इस रेखा के सापेक्ष इसका घटक क्या हो जाएगा, P2 डैश कोस थीटा है तो थीटा लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे एंगल बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ पे अगर ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। 90 माइनस फाई है तो आपको पता है कि संवेग के सापेक्ष से अपन घटक निकाल रहे हैं, तो संवेग कहाँ है, ये तो P1 का इस रेखा, इस P1 का डैश का इस वाई डैश की रेखा के सापेक्ष घटक क्या हो जाएगा, वाई रेखा के सापेक्ष घटक क्या हो जाएगा, देखो P1 डैश कोस 90 माइनस फाई, तो इसको चेंज करोगे तो किस में आ जाएगा, P1 डैश साइन फाई। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग निकाल लोगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अपना एक डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस डायग्राम से अपन एक ऐसी चीज़ निकालेंगे जिससे अपन पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ अपन बात करते हैं टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, और ये बात करेंगे अपन टक्कर के बाद। आ जाओ जी। हाँ, टक्कर से पहले कौन कौन है देखो अपने पास, आपतित फोटोन की ऊर्जा और आपतित फोटोन का संवेग है कि नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का क्या है, मतलब स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
और स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग, है कि नहीं है। तो चलो टक्कर से जो पहले की चीज़ें हैं वो अपन एक साथ एक लाइन में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी सही रहे। देखो फिर से देखो, टक्कर से पहले अपने पास कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो आपतित फोटोन की ऊर्जा, एक आपतित फोटोन का संवेग, ठीक है, और एक है स्थिर इलेक्ट्रॉन का स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और एक है स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग, ठीक है। लिख लो चलो इनको आप एक साइड में। आपतित फोटोन की ऊर्जा, और आपतित फोटोन का संवेग। ओके, एक है अपने पास स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग, स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग, एक हो जाएगा स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इन चारों से अपन देखो क्या क्या निकालेंगे। स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चलो अब बात करते हैं कि आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है। यहाँ पे E1 इक्वल एच न्यू, तो लिख दो E1 इक्वल एच न्यू, ठीक है। आपतित फोटोन का संवेग क्या है यहाँ पे, P1 इक्वल एच न्यू अपॉन सी, तो लिख दो P1 इक्वल एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। अब बोल रहे स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या है, स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग यहाँ पे क्या है 0, तो लिख दो 0। स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है यहाँ पे, तो लिख दो E2 इक्वल m0 c²। क्लियर है, ये अपन ने बात की टक्कर से पहले वाले की, ठीक है। अब अपन ऐसे ही सेम टू सेम बात करते हैं टक्कर के बाद की। वो ही यहाँ आपतित की जगह क्या हो जाएगा, परकीर्णित। सब जगह ये जो आपतित है इनकी जगह परकीर्णित हो जाए, जो स्थिर है उसकी जगह भी क्या हो जाएगा, परकीर्णित। चीज़ें वो ही लिखनी है, परकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, परकीर्णित फोटोन का संवेग, परकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग और परकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। आ जाओ तो फिर ये करते हैं अपन प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, और ये है अपना परकीर्णित फोटोन का संवेग। अरे समझ जाओ भाई इतने में। ये क्या है, परकीर्णित फोटोन, परकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग, परकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग। चलो जी, और ये हो जाएगा परकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चलो जी लिख दो अब परकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपके पास क्या है, E1 डैश इक्वल एच न्यू डैश, ठीक है। क्या हो जाएगी, E1 डैश इक्वल एच न्यू डैश। परकीर्णित फोटोन का संवेग क्या है आपके पास, P1 डैश इक्वल एच न्यू डैश माइनस अपॉन सी, ठीक है। परकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या है आपके पास, देखो P2 डैश इक्वल mv, तो लिख दो P2 डैश इक्वल mv। परकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है आप लोगों के पास, E2 डैश इक्वल mc²। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है अपने पास। अब एक काम करो, अब इस डायग्राम का अपने पास कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कर दो, हटा दो, क्लीन कर दो। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। ये अपन ने 4 चीज़ें निकाल ली डायग्राम से। अरे भाई डायग्राम कैसे नहीं चाहिएगा डायग्राम तो। चलो देखते हैं बाद में। अब सॉल्यूशन भी तो करेंगे ना कहीं।
तो चलो अब अपन बात करते हैं, इसकी थ्योरी है छोटी सी, वो थ्योरी आप लोगों को मिल जाएगी। अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन ऊर्जा संरक्षण से। अपने पास दो चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन कौन सी, एक है एनर्जी ऊर्जा और एक है मोमेंटम संवेग। तो ठीक है, एक तो अपन निकालेंगे ऊर्जा और एक अपन निकालेंगे संवेग। ऊर्जा निकालेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संवेग निकालेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। तो चलो आ जाओ अपन बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। आ जाओ, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। हाँ जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या बोलता है कि एक ऊर्जा तो लिख दो टक्कर से पहले और एक ऊर्जा लिख दो टक्कर के बाद की। तो आ जाओ, टक्कर से पहले ऊर्जा इक्वल टक्कर के बाद ऊर्जा। हाँ जी, अब टक्कर से पहले ऊर्जा देखो किस किस की ऊर्जा है, एक तो आपतित फोटोन की ऊर्जा है और एक स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो भाई बात अपन चाहे स्थिर हो चाहे आपतित हो, अपने को तो क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और कौन से की पहले की चाहिए, टक्कर से पहले की चाहिए। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा अपने पास है E1 प्लस E2, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे एच न्यू, टक्कर से पहले की ऊर्जा ये फोटोन की ऊर्जा हो गई, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है अपने पास, m0c², ठीक है। तो m0c², क्लियर है। अब बात करते हैं टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर के बाद की ऊर्जा वो ही प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी और एक प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी। तो क्या करोगे आप लोग, इसको लिख दो एच न्यू डैश प्लस mc², क्लियर है यहाँ तक। तो mc² को इस साइड ले आओ आप लोग, तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस m0c², सॉरी, ओके। तो क्या कर देंगे यहाँ पे mc² इक्वल h कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। इसको इक्वेशन दे दो 1, ठीक है। अब इक्वेशन का क्या करेंगे, 1 का दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो जी, इसका डेरिवेशन भी बहुत बड़ा है। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, m² c⁴ h² न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस m0² c⁴ हो गया कि नहीं मैम, हो गया भाई मैम। तो चलो फिर क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग क्या कर रहे हो ये तुम लोग, चलो ठीक है। क्या किया, इनका दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ग कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग, ये क्या हो गया, देखो अपना A और ये B, ठीक है। क्या हुआ, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अपन इसको डायरेक्टली ही खोल देते, देखो यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो इसको खोल दो, A² प्लस B², ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे, प्लस 2H न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर और m0c², ठीक है।
इसको छोड़ो आप लोग, इक्वेशन 1 इसको दे दो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबके। ये अपन ने क्या कि यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर से बाद की ऊर्जा को लिख के उस दोनों का वर्ग करके अपन ने ये इक्वेशन 1 निकाली है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करेंगे, संवेग निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? संवेग। कौन से नियम से? संवेग संरक्षण के नियम से। आ जाओ, इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है अपने को। कहाँ से निकालोगे? संवेग संरक्षण नियम से। संवेग संरक्षण नियम से। तो देखो, वो ही टक्कर से पहले का संवेग ले लो। क्या क्या है टक्कर से पहले का संवेग? तो भाई 0 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। पर एक और भी तो है, आपतित फोटोन का संवेग भी तो है। क्या हो जाएगा? h/c प्लस 0 इक्वल टक्कर के बाद का संवेग। देखो यहाँ पे क्या है? p1 डैश इक्वल h/c और एक क्या है? mv। तो इसको डायरेक्टली लिख दो, h/c प्लस mv। ठीक है, लिख दिया। अब अपन क्या कर देंगे इसका? देखो, अच्छा जी, संवेग निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? संवेग निकाल रहे हैं। अब उस संवेग के लिए अपने को क्या चाहिए? डायग्राम चाहिए। क्या चाहिए? वो डायग्राम चाहिए। तो चलो फिर डायग्राम को लिखो भाई। देखो, ऐसे कुछ डायग्राम था अपना। ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये प्रकीर्णित फोटोन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इसका कोई अपन ने घटक बनाया था, और एक ऐसे घटक बनाया था। यहाँ पे आपतित फोटोन था। इसकी ऊर्जा कितनी थी? h थी। इसका संवेग कितना था? p1 इक्वल h/c था। ये रेस्ट मास था। इसका संवेग क्या था? 0 था। इसकी एनर्जी कितनी थी? m0c² थी। ये प्रकीर्णित फोटोन था। इसकी ऊर्जा कितनी थी? ये E1 है यहाँ पे। तो ये E1 डैश इक्वल कितना हो जाएगा? h डैश हो जाएगा। ये P1 डैश संवेग कितना है इसका? h/c हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संवेग कितना हो जाएगा यहाँ पे? mv p2, और ये p2 लिखो भाई इसको, p2 डैश, और यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? E2 डैश इक्वल mc²। तो यहाँ पे अपन ने कुछ फाई माना था, यहाँ पे अपन ने कुछ थीटा लिया था, और डायरेक्टली लिख रही हूँ भाई, समझ जाना। ये कितना हो जाएगा? p1 डैश साइन फाई, और ये हो जाएगा p2 डैश साइन फाई थीटा। ठीक है, और इसका ऐसे कुछ घटक लिया था अपन ने। यहाँ पे क्या हुआ था? p1 डैश कोस फाई, और इसका हुआ था p2 डैश कोस थीटा। चलो जी, अब अपन निकालते हैं इसके संवेग के घटक निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? यहाँ पे अपन संवेग के घटक निकालते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में बात करेंगे। अरे भाई क्यों करेंगे? क्योंकि संवेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो घटक अपन ने किसके किए? यहाँ पे संवेग के ही तो किए हैं। ऊर्जा का तो कोई घटक नहीं किया अपन ने, तो ऊर्जा अपन ने संरक्षण नियम से निकाल लिया। अब संवेग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे संवेग के अपन ने घटक किए हैं। तो घटक कौन कौन सी दिशा में किया? एक एक्स एक्सिस में किया और एक वाई एक्सिस में किया। तो चलो आ जाओ, बात करते हैं अपन एक्स एक्सिस की। ठीक है, एक्स दिशा में संवेग संरक्षण से, बस समझ जाना अब आप लोग। ठीक है, अब एक्स दिशा में टक्कर से पहले देखो संवेग क्या है? एक तो P1 है और एक P2 है। तो P1 कितना हो जाएगा? h/c, और P2 कितना है? 0 है। तो लिख दो h/c प्लस 0 इक्वल। अब टक्कर के बाद की बात करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? P1 डैश कोस फाई और P2 डैश कोस फाई। होगा कि नहीं होगा? P1 डैश कोस फाई और P2 डैश कोस फाई। तो लिख दो यहाँ पे P1 डैश कोस फाई प्लस P2 डैश साइन कोस थीटा। ओके जी,
चूंकि P1 डैश की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे एच न्यू डैश अपॉन सी है, और P2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे एम भी है। तो ये वैल्यू अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो P1 डैश की वैल्यू कितनी है, एच न्यू डैश अपॉन सी, और P2 डैश की वैल्यू कितनी है, एम वी। टक्कर के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको। अब क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी, तो P1 की वैल्यू रख दो, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस एम वी P2 डैश कोस थीटा आ गया। अब ये जो C है इसको यहाँ पे ले आओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच न्यू इक्वल एच न्यू डैश कोस फाई प्लस एम वी सी कोस थीटा। आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया मैडम। तो इसको इस साइड ले आओ, एम वी सी कोस थीटा इक्वल ये क्या हो जाएगा अपना, वो ही एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई, ठीक है। अब वो ही अपन क्या कर लेंगे, इससे भी एच कॉमन ले लेंगे, एम वी सी कोस थीटा इक्वल एच कॉमन ले लो, तो क्या बच गया अपने पास, न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। इसको इक्वेशन दे दो, ठीक है। ये अपन ने बात की अभी, देखो अक्ष दिशा में, ठीक है। ये कौन से एंगल की बात की और कहाँ पे कौन से घटक निकाला, कौन से संवेग के घटक निकाले, अक्ष दिशा में, ठीक है। ऐसे ही अपन वाई दिशा में निकालेंगे। देखो अभी देख लो, मैं डायग्राम को हटा रही हूँ। वाई दिशा में आपके P1 का क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू लिखोगे आप लोग P1 डैश साइन फाई, और इसकी लिखोगे साइन थीटा। बस दो ही चीज़ चाहिए, इसलिए इस डायग्राम को यहाँ से हटा दो। अब आप लोग बात करते हैं वाई दिशा में संवेग संरक्षण से, ठीक है। वाई दिशा में संवेग संरक्षण से, चलो जी वाई दिशा में बात करते हैं। तो वाई दिशा में क्या था, वहाँ पे टक्कर से पहले वाई दिशा में कोई भी संवेग नहीं था। क्या नहीं था, टक्कर से पहले वाई दिशा में देखो अपन ने ऐसे किया था, फोटोन आपतित हो रहा था, ये था। तो टक्कर के बाद ही तो संवेग था वाई दिशा में। वाई दिशा ये है, टक्कर से पहले वाई दिशा में कोई भी क्या नहीं था, संवेग नहीं था। तो क्या लिख दोगे, जीरो। टक्कर के बाद दो संवेग थे, P1 डैश साइन फाई प्लस P2 डैश साइन थीटा, यही थे। P1 डैश साइन फाई प्लस P2 डैश साइन थीटा, ऐसे कुछ था। P1 डैश की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, अभी बताया था, एच न्यू डैश अपॉन सी। और P2 की वैल्यू जानते हो आप, P2 डैश की क्या है, एम वी। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो वो ही वैल्यू पुट कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई प्लस एम वी साइन थीटा। हाँ जी, क्लियर है क्या यहाँ तक, क्लियर है मैडम। अब क्या करोगे आप लोग, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। चलो जी, दोनों को अलग अलग ले आओ भाई, इक्वल में कर दो। तो एम वी साइन थीटा इक्वल एच न्यू डैश सी साइन फाई। अब इस साइन को फिर से इसी के साथ ले जाओ, एम वी सी साइन थीटा इक्वल एच न्यू डैश साइन फाई। क्लियर है यहाँ तक। इसको इक्वेशन दे दो आप लोग यहाँ पर 3, ठीक है। इसको इक्वेशन कितने दे दोगे आप लोग यहाँ पे, 3। ओके जी। अपन ने क्या कर लिया, देखो इक्वेशन 2 और 3 निकाल ली, ठीक है। अब डायग्राम का कोई मैटर नहीं है अपने पास। अब इन्हीं इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और अपना डेरिवेशन आगे निकालेंगे, ठीक है। इससे आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।